मैंने भी देखा कि जो दलाली करते थे अवैध बांधकाम की, वो सब भाजपा में आ गए हैं, क्योंकि सरकार भाजपा की है, विधायक भाजपा के हैं, भाजपा के विधायक ने अपना कमांड रखा है महानगर पालिका में। विधायक जी रोए थे, अब रोए थे कि नौटंकी किए तो मुझे पता नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़े एक्टर हैं। वो मुझे प्रदीप पांडे जी ने बताया कि कितने बड़े एक्टर हैं, मैं कैमरे पर नहीं बोल सकता हूँ। स्टीवी प्लांट हटाया गया टूटने के बाद, किसके लिए हटाया गया, किसको वहाँ, ये कौन होगा, सूत्रधार कौन है इस सूत्रधार व्यापारी बिल्डर, जिसके इशारों पे सब काम हुआ है। चुनावी चर्चा। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मैं उपस्थित हूं अधिवक्ता शिव प्रताप जी के ऑफिस में और हम बात करेंगे चुनाव पे, और इस चुनाव में आखिर मुद्दे कहां हैं, इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज नेटवर्क। शिव बाबू नमस्कार। जी नमस्कार। क्या कहेंगे, मैं तो आपको ना तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आप उखड़ जाते हैं। क्यों ऐसा, भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते ही चिढ़ जाते हैं, क्यों? चिढ़ नहीं जाता हूँ, मैं तो 90 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए काम किया हूँ। छोटा था 10 साल का, तब से काम कर रहा हूँ। लेकिन कैसा है कि अभी जो 2 विधायक आए हैं ना, वो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, और जिसकी वजह से हमको बहुत बदनामी फील हो रही है। अभी आपको एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। हमारे विधायक राजन नाइक जी, मेरा दूसरा ऑफिस दामोदर पार्क में है। वहाँ पे एक महिला एक दिन मेरे पास आई। महिला आई तो मैंने उसको पूछा, तुम्हारा बच्चा कैसा है। उसके बच्चे को मैंने 5 साल की उम्र में देखा था, बाद में फिर मैं अचोले शिफ्ट हो गया तो लगी रोने। बोली मेरा बच्चा म्यांमार में फंस गया है। मैंने कहा कैसे। बोले वहाँ काम करने गया था, वहाँ फंस गया। तो मैंने कहा फिर। बोले मुझे एमबीसी के लिए लेटर चाहिए विधायक का। मैंने मनोज बारोट से बात किया और तुरंत उसको मनोज बारोट के ऑफिस में भेज दिया। वहाँ हो गई, बात करके आई। उसके बाद फिर उसने ऐसा बताया कि मनोज बारोट बाद में उनका फ़ोन नहीं उठाया। फिर 4 दिन बाद फिर मुझे मिली। मैंने कहा हो गया। बोले नहीं मिला। तो थोड़ा मुझे गुस्सा आया, तो मैंने एक कार्यकर्ता को बोला राजन नाइक को फ़ोन। उसने राजन नाइक को फ़ोन लगा। मैंने कहा उस महिला को फ़ोन दे दे, वो अपनी समस्या बताएगी। उस महिला ने समस्या बताया। फिर राजन नाइक ने उसको अपने ऑफिस में बुलाया। फिर मनोज बारोट मिले, लेकिन लास्ट तक उसको एमबीसी के नाम पे लेटर नहीं मिला। उसको फिर नंबर दे दिया गया सावरा जी का, हेमंत सावरा जी का नंबर। मैं ये क्या है, वो लेटर मांग रही, नंबर दे रहे हैं। तो मैं समझ गया कि ये लोग को लगता है काम करने का तरीका नहीं पता। मैंने एक भारत सरकार के अधिकारी को फ़ोन किया तो उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। और दूसरे दिन उनका मैसेज आया कि मेरी पोस्टिंग अभी म्यांमार में। कितना नसीब उस बच्चे का अच्छा और मेरा अच्छा। तो मैंने कहा सर एक काम ऐसा है म्यांमार में। मैंने उस बच्चे का, जो यहाँ पे न्यूज़ आया था मराठी में, जो यूट्यूब पे न्यूज़ आया था, उस बच्चे का मोबाइल नंबर, उसका पासपोर्ट, वीज़ा सब मैंने भेज दिया उस सर को। मैंने कहा सर प्लीज़ कोऑपरेट करो उसको। जो है लड़का तुरंत म्यांमार से आ गया। उस अधिकारी को धन्यवाद जिसने मेरी इज्जत रखी। तो ये विधायक होने के बाद ये लोग को एक पत्र लिखने नहीं आ रहा है इंग्लिश में कि एम्बेसी को आप पत्र लिख सको। तो इंग्लिश तो आता होगा लिखने को, लेकिन एक सवाल पैदा होता है, अगर एक अपने विधायकी क्षेत्र में एक जिसको मदद की ज़रूरत है उसको मदद नहीं कर पाए तो इतना बड़ा क्षेत्र कैसे संभाला जाएगा? दूसरा उदाहरण सुन लीजिए। एक विधवा महिला गालानगर की नहीं, साईनगर, नगिनदास पाड़ा, वो गई थी जनता दरबार में। गुप्ता सरनेम था उसका, नाम मुझे याद नहीं है। गणेश नाइक जी को बोली कि साहब मेरा पति एक्सीडेंट में मर गया, मैं विधवा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, बड़े बच्चे का मेरा फीस बाकी है, साहब कुछ मदद करा दीजिए। गणेश नाइक जी ने राजन नाइक को कहा कि भाई आपके विधानसभा का मसला है, कोई देखिए। राजन नाइक ने एक पत्र लिख के दिया कि फीस में सहूलियत दी जाए। उसके बाद जब पैसा नहीं, सहूलियत कहाँ से देगी। राजन नाइक का पत्र लेके गई वो, इस स्कूल ने वो पत्र फेंक दिया। मुझे वहाँ से एक जन ने फ़ोन किया, करे विधायक का पत्र यहाँ फेंक दिया, वो स्कूल हाजी नायडू का है। अगर राजन नाइक ने हाजी नायडू को फ़ोन भी कर दिया होता ना, तो उस बच्चे का फीस माफ़ हो जाता। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे उस पत्र का व्हाट्सअप करो। मैंने उस पत्र का व्हाट्सअप मंगाया। मैंने वो पत्र फिर मनोज बारोट को भेजा। मैंने कहा क्यों पत्र के, विधायक के पत्र का तुम क्यों ऐसा बेइज्जती करा रहे हो। बाद में मैंने उस बच्चे का फीस भरवाया। तो विधायक तुम क्यों बने हो जब किसी की मदद नहीं कर सकते हो। तो एफिडेविट में तुम करोड़ों रुपए के मालिक बनते हो, एक गरीब बच्चे का 10,000 का फीस नहीं भर सकते हो तुम। क्या होगा, एक सवाल बहुत बड़ा मुद्दा है जो चुनाव पे चर्चा नहीं हो रही। ना तो भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, ना बहुजन विकास आघाड़ी कर रहे हैं, किसी का नहीं। हाँ, एक लोक लुभावन नारा चल रहा है कि एसआरए है ना, क्लस्टर है ना। शिव बाबू, 10,000 से ज़्यादा अवैध बिल्डिंगें हैं, ज़मीन किसी और का, सरकारी ज़मीन, गौचरण की ज़मीन उस पे बनी है।
और किसी को घर मिलेगा इस योजना के तहत? ऐसा है कि विधायक जी को जानकारी नहीं है और उनके पास काम करने वाले लोग नहीं है, इसीलिए लोग परेशान हैं, क्योंकि जानकारी है नहीं। पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन हमारे यहाँ की 35 लाख है। बिल्कुल। 35, भले आपको वोट 1-2 लाख मिला होगा, लेकिन 35 लाख लोग आपसे काम चाहते हैं, तो आपके पास काम करने का मैनेजमेंट नहीं है। हम आप SRA कानून के तहत सन 2000 का जो घर है, 2000 के घर को फ्री है, 2011 के घर को 2 लाख रुपया है। इनके पास लोग ही नहीं है लोगों तक जाने के लिए, कि लोगों को जाके उस चीज़ का जागरूकता करावे और जो है उनको घर मिले। सब कुछ कानून में है, लेकिन इनके पास लोगों का अभाव है, जानकारी का अभाव है। पहली बार विधायक बने हैं, इनको जो है राम भाव मालगी प्रबोधिनी में जो जिसके अध्यक्ष देवेंद्र जी हैं, वहाँ इनको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, और जो है तब जाके ये कुछ कर सकते हैं विधानसभा में। 41 बिल्डिंग में विधायक जी रोए थे, वो इमोशनली था, भावनात्मक रूप से रोए होंगे, लेकिन आज भी उस 2500 परिवारों में से एक भी परिवार को एक घर नहीं मिला। हाँ, विधायक जी रोए थे। अब रोए थे कि नौटंकी किए तो मुझे पता नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़े एक्टर हैं। वो मुझे प्रदीप पांडे जी ने बताया कि कितने बड़े एक्टर हैं, मैं कैमरे पर नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन कैसा है, वो लोग जो है विफल हुए। अगर एक GR ला सकते ये लोग, नाला सोपारा में यशवंत हाइट्स जहाँ बना है, वो मार्केट रिजर्वेशन की ज़मीन थी। RB तिवारी ने पहले ख़रीदा था, फिर रुखसाना खान ने ख़रीदा, फिर वो जिसने भी ख़रीदा है वहाँ बिल्डिंग बनी है। जब उसका आरक्षण चेंज हो सकता है तो इसका चेंज क्यों नहीं हुआ? एक GR आ जाता, सब बच जाता, सबको दोबारा घर मिल जाता, लेकिन दोनों विधायक GR लाने में असमर्थ हुए। अच्छा, तो फिर बाद में तो STP प्लांट वहाँ से आई ही नहीं। STP प्लांट हटाया गया टूटने के बाद। किसके लिए हटाया गया, किसको? वहाँ ये कौन होगा, सूत्रधार कौन है इस? सूत्रधार व्यापारी, बिल्डर, जिसके इशारों पे सब काम हुआ है। वहाँ 32 माले बिल्डिंग बनने वाली थी, लेकिन ईडी आ गई। वो जयेश मेहता मरते मरते ईडी ला गया इनको, तो सारा इनका गेम फेल हो गया। जिस तरह से वाड़वन बंदरगाह जो डेवलप करेगा, तो स्वाभाविक है वसई विरार डेवलप करेगा, और उसमें ईस्ट की पट्टी, एक तरफ हाईवे दूसरी तरफ रेलवे, इस बीच में ये ईस्ट की ही पट्टी प्राइम लोकेशन हो जाएगी। यहाँ भी नजरें गड़ाए हैं बिल्डर क्या, तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा अवैध बिल्डिंग है। ये मुद्दा क्यों नहीं इस चुनाव में ऊपर आ रहा है? अभी आप अवैध बिल्डिंग का जो बोल रहे हैं ना, ये बम्बई से नज़दीक होने की वजह से बहुत ही मूल्यवान चीज़ है। अभी मैंने ये देखा है कि कुछ ज़मीन मालिक महानगर पालिका के अधिकारी को मैनेज करके जो बिल्डिंगें बनी उसको तोड़वा रहे हैं, और धोखादायक बिल्डिंग का एक बार नोटिस आपको आ गया, महानगर पालिका ने दे दिया, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी आपकी बिल्डिंग को बचा नहीं सकती। यहाँ एक काला बाजार चल रहा है। तो इसको संरक्षण कौन दे रहा? अभी संरक्षक यहाँ के जो भी हैं, जिनको जनता ने चुन के दिया है, वो लोग ही दे रहे हैं। वही अधिकारी से फ़ोन करवाते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, नहीं तो बताओ ये मैंग्रोव टूट रहा है वसई में, सरकारी ज़मीन कब्जा हो रही है। मैंने शिकायत किया है, मैंने दोनों विधायक को शिकायत किया है, मैंने नीलेश मात्रा को शिकायत किया है, मैंने कमिश्नर साहब को शिकायत किया है कि ये सरकारी ज़मीन देखो लूट रहे हैं, ये लोग लूट रहे हैं। हम लोग कहते हैं भारत माता की जय, वो सरकारी ज़मीन लूटने वाले लोग को हम लोग यहाँ बिठा के रखे हैं। वो जो पिल्हार में जो फैक्ट्री पकड़ी गई वो बन रही थी, तो मैंने उसकी शिकायत की थी कि ये वन विभाग की ज़मीन है, यहाँ देखो हो रहा है। दोनों विधायक को शिकायत किया, वन अधिकारी को शिकायत किया। वो जो वहाँ का जो अधिकारी है अविनाश सरगर, उसने मेरे पास एक पत्रकार भेजा कि मुझे कुछ चाहिए क्या। मैंने कहा तू तो जानता है मैं लेता हूँ क्या। तो बोले आपको तकलीफ़ क्या है। मैंने कहा तकलीफ़ ये है सरकारी ज़मीन हमारे यहाँ जो है 25 लाख कीमत की ज़मीन 2 लाख में अधिकारी बेच रहा है, गलत हो रहा है। क्या होगा भविष्य तो अधर में। जिस तरह से बहुजन विकास आघाड़ी का इस चुनाव में मैं देखता हूँ पुराने नगर सेवक, और कहीं ना कहीं आप देखिए जिस तरह से भाजपा यहाँ लड़े, लोकसभा हो विधानसभा हो और अब महानगर पालिका, इस चुनाव में भाजपा के पुराने कार्यकर्ता किनारे कर दिए गए हैं। और जो बहुजन विकास आघाड़ी में ज़्यादातर आप कमेंट्स देखिए हमारे खबर का, उसमें लिखा रहता है ये बेताज बादशाह है अवैध निर्माण का, ये जेड फंड के गुरु हैं, ये सब भाजपा के चारों तरफ घिर चुके हैं। तो फिर तो राज उसी का आएगा। जो अवैध थे, जो अवैध बिल्डिंगें बनाते थे, वसूली करते थे, यही लोग राज करेगा क्या भाजपा में रह करके? देखिए मैंने भी देखा कि जो दलाली करते थे अवैध बांधकाम की, वो सब भाजपा में आ गए हैं, क्योंकि सरकार भाजपा की है, विधायक भाजपा के हैं, भाजपा के विधायक ने अपना कमांड रखा है महानगर पालिका में।
तो वो सोचे कि मैं भी इसी कमांड के अंदर आ जाऊंगा तो मेरी भी दुकान चल जाएगी। उस लालच में कुछ लोग आए हैं भाजपा में, उनको नहीं लेना चाहिए था। जब पता है कि आदमी गलत है तो वहाँ भी रह के गलत किया, यहाँ भी रह के गलत किया। विधायक जी को कौन रोके? मैं तो क्षमता नहीं रखता हूँ विधायक जी को रोकने। विधायक जी के ऊपर तो सब बड़े बड़े लोग का हाथ है। मैं तो आप लोग के सामने विरोधी कर सकता हूँ। तो इस अवैध बिल्डिंग में रहने वाले 10,000 से ज़्यादा बिल्डिंगें हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उनके परिवार हैं, लाखों की संख्या में जाएंगे। 41 बिल्डिंग और वो 17 लोगों की जान गई थी रमाबाई अपार्टमेंट में। ये जो धोखादायक इमारत के नाम पे जब तोड़ दिया जाएगा तो उन लोग को घर नहीं मिलेगा। ये क्लस्टर डेवलपमेंट और SRA कब लागू होगा? विधायक जी को लागू कराना चाहिए। अभी हमारे यहाँ का जो GR है 2011 तक का ही है। 2011 के बाद के घर को यहाँ पे कुछ भी मान्यता नहीं है, मतलब वो SRA में है ही नहीं। तो मेरा रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ सरकार से और यहाँ के विधायक से कि आप लोग GR लाइए कि कम से कम 2024-25 तक आप लोग के आशीर्वाद से जो बन रहा है उसको भी संरक्षण मिले, ताकि जो है उनका घर टूटे नहीं। टूटे तो उनको घर मिले दोबारा, नहीं तो क्या है, गरीब तो बेचारा इधर से उधर। थैंक यू। गरीब तो बेचारा। दोस्तों, ये सवाल इसलिए उठा रहा हूँ मैं लगातार क्योंकि वसई विरार शहर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की चुनाव भी है और बहुत जल्दी है और रिजल्ट भी आएंगे, महापौर भी बैठेगा। पर ये 10,000 से ज़्यादा अवैध बिल्डिंग, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, सरकारी ज़मीन पे अवैध बिल्डिंगें बन गई, उनका भविष्य क्या, कौन देगा? वादा करने के लिए तो 41 बिल्डिंग हम सब ने देखा था कि सबको घर देंगे, एक घर का तिनका नहीं मिला और 17 लोगों की मौत हो गई थी रमाबाई अपार्टमेंट में। उसके बाजू में चाली जो थी उसको तोड़ा गया क्योंकि वहाँ तब लोगों को जान बचाना था। लेकिन आज वो लोग अपने गहने गिरवी रख करके घर बना रहे हैं। तो कौन, माई बाप कौन है इनका? कोई नहीं क्या? प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।